और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने 2-4 लाइन पहले बता दें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें ऐसा था कि हमने पिछले महीने में एक प्रोग्राम करवाया था, 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे प्रोग्राम था। और वो प्रोग्राम में ट्रेनिंग हमने उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी थी और टेक्निकल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग दी थी। और क्योंकि सबको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक फेल आउट हो चुका है और उसको यूज़ करना आप कानून अपराध है। फिर भी हमारे शहरों में, हमारे राज्यों में या अन्य राज्यों में ये बहुत तेज़ी से दिख रहा है। और इसको कंट्रोल करना न सिर्फ सरकार का दायित्व है, बल्कि आम सामाजिक लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि उसको बैन करें, पर्यावरण को दूषित करने में ये अहम भूमिका निभाती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने वो प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम का जब मैंने फीडबैक लिया तो पता चला कि हमारे जो पर्सपेक्टिव एंटरप्रेन्योर थे उसमें काफ़ी लोगों ने बैंक से कांटेक्ट किया और अपनी टेक्निकलिटी को बैंकर्स के सामने रखा और बैंकर्स ने उसको बहुत ही न सिर्फ सहानुभूति दिखाते हुए, बहुत ही टेक्निकलिटी को समझते हुए, मार्केटिंग को समझते हुए उन पर कार्रवाई की। और इसका नतीजा है कि कुछ लोगों को सैंक्शंस लेटर मिल गए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर को सैंक्शंस लेटर आने वाले हैं और कुछ में कहीं कोई बॉटल नेक है तो उसको हम लोग यहीं मिल के बैठ के उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे डिफेंस के मेजर कर्नल साहब आए हैं, ये भी अपने जो सैनिक हैं या जो उनके मातहत अधिकारी हैं, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई है कि हमारे जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस के जो देश के रक्षक हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देकर फिर उसको रीडिप्लॉयमेंट कैसे करें, तो इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि ये हम देश के भागीदारी में इनकी अहम भूमिका होती है, तो इस पर भी बैंकर्स के साथ मिलकर हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग बैंकर्स खासकर ड्यू डिलिजेंस को प्रोजेक्ट प्रोफाइल में जब ये लोग सैंक्शंस ड्यू डिलिजेंस को, और उससे क्या होता है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट बड़ा नायाब साबित होता है, उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस संदर्भ में जो बात करना है, हमारे संजीव श्रीवास्तव जी ने जो इस कॉन्टेक्स्ट में अहम भूमिका निभाए हैं और इनकी जो एसोसिएशंस हैं, खासकर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में बिहार उत्तम ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमेशा उद्योग से जुड़े हुए रहे हैं, तो ये भी हमारे बीच में है, ये खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद है कि फिर मैं अगला जब ट्रेनिंग कराऊंगा तो इस तरह से कुछ और हमारे डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ पर्सपेक्टिव एंटरप्रेन्योर आएंगे, आएंगे और उनको भी आत्मसात करके हम लोग चाहेंगे खासकर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे हम लोग काम करें और इसके साथ साथ अलग जो बातें होंगी उसके साथ काम करें। इसमें 2-4 मुद्दे हैं जो हमेशा मैं बोलता हूँ और मुझे बताने में अच्छा भी लगता है कि जैसा कि MSME करने को कहने वाली बात नहीं है, इसकी पहुँच बहुत दूर है, बहुत दूर तक है ना। 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट करते हैं पूरे भारतवर्ष में और लगभग देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है पूरे भारतवर्ष में, तो ये एक गर्व की बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो बड़ा ग्रास रूट लेवल पर होता है, या तो बंदा खुद एम्प्लॉय लेबर होता है या एम्प्लॉयर होता है या फिर 1-2 लेबर को भी लगता है, तो ये ग्रास रूट लेवल पर होती है, जिससे क्या होता है कि उसको न सिर्फ उसको रोजी रोटी मिलती है बल्कि उनके साथ जो बंदे रहते हैं उनको रोजी रोटी मिलती है और GDP में उनकी अहम भागीदारी होती है, लगभग 26 से 30% की भागीदारी हमारे MSMEs की GDP में। ये पूरा सिनॉप्सिस रहा हमारे इस प्रोग्राम का। अब मैं आगे प्रोग्राम में आगे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि संजीव श्रीवास्तव जी कुछ 2-4 बातें इस प्रोग्राम के परिप्रेक्ष्य के बारे में बोलें और उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे की बातचीत करेंगे। संजीव जी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये
एक मार्केट है जो पहले से एग्जिस्ट करता है और उसका सप्लाई चेन भी है, वो है कैरी बैग, जो पॉलीथीन जो हम लोग सब्जी मीट वगैरह लेके आते हैं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नॉन वोवन बैग भी बैन है, वो बैंड आइटम है। बायो, और ये पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा, इसके लिए इसको बैन कर दिया। मतलब क्या कि हमारे सामने एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिक रहा है, जिसका डिमांड है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करना है बायो कंपोस्टेबल से। ऑप्शन हमारे सामने 3 थे, बायोडिग्रेडेबल और बायो कंपोस्टेबल। हम लोगों ने बायो कंपोस्टेबल इसलिए चुना क्योंकि वो जमीन में खाद बन जाता है, तो ये सबसे पृथ्वी के लिए हितकारी होगा। तो बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट मौजूद है, आराम से बिक रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ली है, जिसकी ट्रेनिंग हम पूरी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा के आपको एक रेडीमेड कैंडिडेट दे रहे हैं, जिसके पास जमीन है, जो अपनी यूनिट लगा सकता है और मार्केट को सर्विस दे सकता है। प्रोडक्ट आज है नहीं बाजार में, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं। अब क्या है कि कुछ बैंकर्स को ऐसा डाउट होता है कि हमारा ये नहीं हो, मतलब आपका बैंड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो उसका पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, जो यहाँ पे बार बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी उस दिन पीएनबी वाले साहब भी थे, सबके सामने बोल के जा रहे हैं कि आपकी यूनिट जैसे जैसे लगती चली जाएगी, हम लोग बैंड को एनफोर्स करेंगे। अदरवाइज क्या है, अभी वो लोग ऐसे नियमतः महीना में 10-12 रेड मार रहे हैं, और धीरे धीरे करके क्या है कि रॉ मटेरियल बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो मार्केट से भी माल ऑलमोस्ट पॉलीथीन खत्म है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही बिकेगा। आप लोग के सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है, तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो या सीजीटीएसएम हो या कोलैटरल बैक हो, तीनों में ही आप लोग कर सकते हैं। और मोटा मोटी देखिए, मेरा ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके पहले भी मैंने कमोडिटी बेस्ड ट्रेड एफिशिएंसी प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी मेरे को बैंकर से बहुत सपोर्ट मिला। टोटल 1545 करोड़ 78 लाख का लोन था बिटवीन 2016 टू 2019। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला है। तो आप लोगों के पास अभी जितना भी फाइल गया है, किसी में भी कोई नेगेटिविटी नहीं, खास करके पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 2-3 बैंक्स में जितने आप इंडियन बैंक का तो इनफैक्ट 2 सैंक्शन हुआ, एक डिसबर्समेंट होकर फैक्ट्री चालू हो गई सिवान में, एक का आज डिसबर्समेंट होना है, और एक आज आप लोग का इंस्पेक्शन हो रहा है मसौड़ी में। पंजाब नेशनल बैंक के भी जो 2-3 फाइल है, उसमें 2 मैनेजर्स बहुत प्रोएक्टिवली मैंने गाइड कर, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एंटरप्रेन्योर को गाइड कर रहे हैं। तो मुझे बैंक से कोई कंप्लेंट नहीं है, बैंक सभी कुछ अच्छा है। हुआ क्या था कि लास्ट जो बैच हमारी ट्रेनिंग हुई थी ईएसडीपी की, वो मार्च में खत्म हुआ, तो एप्लीकेशन आप लोग के पास मार्च में गया। तो मुझे भी, मैं भी एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग मार्च में सैंक्शन कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी ये होगा। तो मेरा ये उम्मीद है कि अगला 15-20 दिन में जो भी पेंडिंग फाइल्स हैं, खास करके जो लीगल ओपिनियन वैल्यूएशन स्टेज में, कम से कम उसको अगर हम लोग डिस्पर्स कर सकते हैं तो अच्छा है। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग का एक लिमिटेशन है, हम कभी आपको नहीं बोले हैं कि आप लोन सैंक्शन करें, ना मैं आपको बोलूंगा, ना कैंडिडेट को बोलता हूँ कि आपका लोन सैंक्शन है। क्यों? हम उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर सकते हैं, ना मैं चेक कर सकता हूँ, ना एमएसएमई चेक कर सकते हैं, हम उसका सिविल नहीं चेक कर सकते हैं, हम उसका कोई क्रिमिनल है कि नहीं ये नहीं चेक कर सकते। ये 3 चीज आपको लोकली चेक करना। अदरवाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारे यहाँ से जाएगा वो स्टैंडर्डाइज्ड है, एक जैसा है और कंप्लीट है, मतलब वो 4 पन्ने वाला रिपोर्ट नहीं है। आप अगर 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जितनी तरह के एनालिसिस आपको फिनेंशियल्स देखने हैं, वो सब हमारे 30 लाख वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेंगे। तो हम आपको एक रेडीमेड बिजनेस दे रहे हैं, जैसे अंडे में भी किया था मेरा, इसमें भी यही रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना सिविल देख लीजिए, जमीन का लीगल वैल्यूएशन देख लीजिए, लड़के का बैकग्राउंड देख लीजिए। और डिफेंस में तो वो तीनों भी इशू नहीं है, कम से कम डिफेंस में तो आपको ये तीनों भी रहेगा, क्योंकि आपको ना बैकग्राउंड का कोई डाउट नहीं रहेगा, सिविल का आपको चेक करने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। डिफेंस में ऐसा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, सर जानबूझ के मेरे ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने बताया कि अग्निवीर जो रिटायर होंगे उनका हर एक ईएसडीपी में 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को देना है, हर एक एंटरप्रेन्योर्स पे प्रोग्राम में। तो वी आर नथिंग बट अ फोररनर। हम लोग ये कर रहे हैं कि ठीक है, रेगुलर जो रिटायरी होते हैं वो कर्नल चौहान आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे, 1000 लोग इनके यहाँ रिटायर हो गए, तो उनको कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, उस पर प्रोग्राम है, तो वो ये बता सकते हैं। इसमें एक स्पेशल कंसिडरेशन ये होगा, आपके इंडियन और सेंट्रल बैंक के लिए तो कोई इशू नहीं है, बिहार झारखंड आप लोग का सेम जोन है, सेम है, पंजाब सेंट्रल बैंक का भी आपका भी। उड़ीसा से भी कुछ लोग होते हैं और छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग होते हैं, वहाँ आपका एक स्पेशल हम लोग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। सब्सिडी कोई इशू नहीं हो तो ऑनलाइन कहीं से भी कोई अप्लाई करा देंगे, ट्रेनिंग भी हम लोग करवा देंगे। और इनफैक्ट जो डिफेंस वालों के लिए हम लोग 15 दिन का एडिशनल ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो वो आप लोग को देखना है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को हमने लिस्ट दे दिया है,
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद पीएनबी, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन बैंक और यू कैनरा बैंक, हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि आप लोग का तो डीएसए है, वो खुद ही सब कुछ बातचीत कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। सर स्टेट बैंक में हमको एक इशू, अब बताइए, हमको समझ में नहीं आता कि मतलब देखिए, मैं तो प्रैक्टिकली किसी के लिए बात करूंगा नहीं, मैं कोई पैरवी करूंगा नहीं, किसी के लिए मैं कभी फोन नहीं किया। इनफैक्ट सुमन जी का भी मैंने नाम सुना था, पहली बार मुलाकात हो रही है, बट इनका नाम बहुत सुनता हूँ कि सुमन सर ने ये कर दिया, सुमन सर ने होता। स्टेट बैंक के हमको ये नहीं पता होता कि हमको बात किससे करनी। जैसे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रविकांत जी एक दिन गए थे स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए आपके बैंक, उनको ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन पे खड़े खड़े वापस कर दिया गया। मुझे बोले कि संदीप ऐसा रिसेप्शन था कि हमको पता ही नहीं हमको किससे बात करना, मुझे नहीं समझ में आया। बोला कोई ऑफिसर नीचे आए, उन्होंने हमसे खड़े खड़े बातचीत किया और उसके बाद हम जरूर, उसमें होता है क्या ना कि हम लोग एक पब्लिक इंटरफेस है, कोई भी आदमी हमसे बात करेगा तो हमको कुछ जवाब देना है। अभी पीएनबी का होता है तो मैं बड़े आराम से होता है कि 24 आप चले जाओ, ठीक है, कुछ होता है तो भाई उनके पास, सेंट्रल बैंक होता है तो उनके पास चले जाओ, मुझे वहाँ से रेस्पॉन्स। स्टेट बैंक में सर हमको ये इशू है ना, हमको पता ही नहीं कि हमको कोई टेलीफोन नंबर या कोई आदमी का नाम ही नहीं है, और इसके लिए एजीएम झाजी से कनेक्ट। मैं सर किसी बैंक में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा काम ही नहीं है वो। ठीक है ना, इस मीटिंग के बाद में आप नहीं संजीव जी, उसमें ऐसा है ना कि आप पैरवी वाली बात, आप बोलिए कि भाई आप किसी के लिए किसी की बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने डोमेन से, ये पैरवी नहीं हुआ, ये हुआ कि उसकी मदद करना हुआ। अब जैसे मैंने ही किसी को रिक्वेस्ट किया था इट इज नॉट अ पैरवी, तो पूरा ड्यू डिलिजेंस देखेंगे, लेकिन एक इंटरफेस में बना जिसमें हुआ कि नहीं भाई एक इंटरव्यूअर है जो पर्सपेक्टिव लग रहा है हमें, और ये अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आगे कार्रवाई करें। तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ पैरवी। हम लोग सैंक्शन में बोलते ही नहीं है, हम बोलते हैं डिस्पोज कर दीजिए। इवन रिजेक्शन इज अ डिस्पोजल, ये कारण है इसकी वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर, हमको reject। और लास्ट चीज है सर, लास्ट चीज है सर कि अभी परसों सीपेट से लोग हमारे पास आए। देखिए प्लास्टिक में आप लोग के सामने बहुत है, परसों सीपेट से हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए थे सैटरडे, तो वो मुझे बोलने लगे कि सर बिहार बहुत गंदा लगता था, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो बिहार का ही रहने वाला है। बोला सर जहाँ देखते हैं वहीं प्लास्टिक पड़ा हुआ है। बोला अब हम एक पहला एक्सपेरिमेंट एक फैक्ट्री डाल रहे हैं जो जीविका ने हर ब्लॉक में डाला हुआ है कि कैसे प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे, उसको वॉश करेंगे, ग्रैन्यूल्स बना करके उसको रिसाइकल करेंगे। तो सर ये भी आप लोग थोड़ा सा इन फ्यूचर अच्छा है क्योंकि ये नॉर्थ में बहुत ज़्यादा। नहीं सर माय जॉब, मैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सैंक्शन मत कीजिए सर, रिजेक्शन नहीं कर दीजिए, बट एक टाइम फ्रेम में एंड विद ड्यू रीजन कि इसलिए हमने रिजेक्शन कर दिया, उसको आप रिजेक्शन करें, बट इसको तो टाइम फ्रेम में। आपका बात बहुत सही है। अभी आपके एजीएम साहब बता रहे हैं, उसमें खाना जैसे है कि इनको दिक्कत होती है, तो दिक्कत हो रही है तो ये मतलब आई थिंक ये दिक्कत कहीं भी कभी भी हो सकती है, बट मैंने जहाँ तक देखा है एसबीआई को भी देखा है, 1-2 कैंडिडेट को दिया है एंड ही हैज प्रॉपर्ली हैंडल एंड ही हैज गिवन द आउटपुट। एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, ही हैज गॉट द सैंक्शंस एंड 6%, बट हो सकता है कहीं किसी से नहीं, हमको कनेक्टिंग का एक मेल आईडी हो ना जहाँ मेल कर सके कि भाई ये समस्या इसको देखिए। नहीं तो वो तो आप बस एमएससीज के जो एजीएम होंगे उनको आप कर सकते हैं मेल, डिजिग्नेटेड होते हैं एजीएम, एमएसएमईज होते हैं डिजिग्नेटेड होते हैं। खासकर डिपार्टमेंट से रेगुलर मिला। हाँ, और खासकर एसबीआई में तो एमएसएमईज के हैं डिजिग्नेटेड हैं और ब्रांच डिजिग्नेटेड दैट आई नो इट, तो वहाँ ये मुझे एक मेल आईडी मिल जाए, मेल आईडी तो वो दे देंगे, मेल आईडी दे देंगे। और दूसरी उसमें कुछ और बातें मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं डीएस, मैडम का थोड़ा परिचय मैं एक बार देखूँ। साक्षी गुप्ता फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मेरे साथ अभिनेश असाटी हैं। अच्छा, चलिए, तो आरबीआई भी हैं जो सारे बैंकर्स को मॉनिटर भी करते हैं, और आप सीएम हो ना, चीफ मैनेजर एसबीआई को, और ये एजीएम साहब हुआ पीएनबी, और ये कर्नल चौहान है, मेजर कर्नल चौहान, और आप लोग थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। सुमन कुमार, चीफ मैनेजर इंडियन बैंक। सर सुशांत कुमार, सीनियर मैनेजर इंडियन बैंक के, दोनों इंडियन बैंक। तो चलिए अच्छी बात है। तो इसमें जो हम लोग डीएसआर बनाते हैं या बनवाते हैं उसमें प्रॉपरली देखा जाता है कि टेक्निकली फिजिबल है, खासकर जो ऐसे एंटरप्रेन्योर या हमारे जो डिफेंस के रिटायरी बनते हैं या होने वाले हैं उनको मैं अवगत
हमारे बनते हैं, डिटेल स्टडी रिपोर्ट या डिटेल DPR बनते हैं, उसमें प्रॉपरली दिया रहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, उसका टर्नओवर कितना होगा, आप उसमें मार्जिन मनी कितना लगा रहे हैं, उसमें आइए आप उसमें मार्जिन मनी कितना लगा रहे हैं, बैंकर्स से आप कितना उम्मीद कर रहे हैं कि वो टॉपअप दे सकें, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है। इवन इसके बावजूद बैंक अगर उसको देखता है और देखने के बाद उसमें रिवीजन की बात होती है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि भाई हम जो प्रोजेक्ट दिए हैं ये रिवाइज हो रहा है और उसमें जो त्रुटियाँ हैं वो चेंज वो फिक्स की जा रही है, तो ये और भी अच्छी बात होती है। और अगर इन टोटो कर देते हैं तो भी अच्छी बात है। हमें तो चाहिए कि भाई जो हमारा DSR जा रहा है उसमें रिवीजन, अच्छा बैंक प्रायः मैं देखता हूँ कि बैंक रिफ्यूज़ नहीं करता, दे हैव गिवन सम ऑब्जर्वेशंस कि ये सब है, इसके चलते हम इसको लौटा रहे हैं, तो वो सब चीज़ को रिवाइज कर लिया जाए और रिवाइज करने में कहीं कोई इशू आता है तो हमसे मिला जाए, हम उसमें कैटलिस्ट का काम करेंगे, हम उसके DSR को रिवाइज करेंगे, हम बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक को बोलेंगे, और मेरा ये काम भी है, आई एम द फैसिलिटेटर अमंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बैंक्स, तो ये मेरा काम है एंड वी विल बी हैप्पी टू फैसिलिटेट आवर सर्विस इन दिस रिगार्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ आप लोग को एंटरप्रेन्योर को अगर कोई परेशानी होती है तो आप मिलिए, और हमारे जो डिफेंस के बंदे हैं वो इसमें उनको परेशानी कुछ होगी तो ज़रूर मिलेगा। मैं अभी आपके लिए एक अलग से 1 महीने की ट्रेनिंग की व्यवस्था करूँगा, जिसमें सारी बातें को समायोजन करके बताऊँगा कि आप एक सपोर्ट कैसे बन सकते हैं। और जैसा कि बैंकर्स भी जानते हैं कि आप लोग के साथ एक ऑलरेडी इनडायरेक्ट एश्योरेंस रहता है बैंकर्स के पास कि आप भारत सरकार के नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप ऑलरेडी जॉब में नहीं है तो फिर भी आपके पेंशन वेंशन सारी चीज़ रखते हैं, तो बैंकर्स को एक तरह से इत्मीनान हो जाता है कि दे आर एज गुड एज लाइक ए जॉब सर्विंग पर्सन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बैंक विल गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, और उससे क्या होगा कि आपकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ है लोन की डिस्बर्समेंट की वो बहुत जल्दी कंसोलिडेट कर जाएगी, और उसमें टेक्निकली साझेदारी हमारी रहेगी। तो मैं अब चाहूँगा कि कर्नल चौहान अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि भाई और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, और हम लोग और उसको किस तरह से पूरा करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित चौहान है। आई एम सर्विंग इन आर्मी फ्रॉम लास्ट 20 years एंड प्रेजेंटली मैं पोस्टेड हूँ बिहार रेजिमेंटल सेंटर जो कि दानापुर में है। तो इस समय जो मेरा चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है उसके अंदर जो लोग पेंशन जाने वाले हैं, रिटायरमेंट हो रही है जिनकी, वो लोग तो मेरे ऑफिस के थ्रू फाइनली रिटायरमेंट जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक साल में 1000 से 1200 लोग हमारे पास बिहार रेजिमेंटल सेंटर से अपनी सर्विस पूरी करके, वो सर्विस कितनी, किसी का 20 साल, किसी का 24 साल, इतना सर्विस पूरी करके लोग रिटायरमेंट जब जाते हैं तो उनका लास्ट डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास से होता है। तो आउट ऑफ हर महीने लगभग 100 लोग रिटायरमेंट जाते हैं, और उनका एज ग्रुप जो पड़ रहा है वो बहुत ही सूटेबल एज ग्रुप है जहाँ पर वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिकॉज वो इतने भी यंग नहीं है कि चंचल मन जैसे होगा, और इतने भी ओल्ड नहीं है कि वो एक नया वेन्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस एज ग्रुप के लोग काफ़ी मैच्योर्ड हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ एक इशू रहता है कि हम लोगों को उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years जो जिस तरीके से उन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी इकट्ठा किया है उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके कहीं बैकफायर नहीं हो। तो काम करने के लिए रेडी है, मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनती हैं, और डिमांड बहुत है मार्केट में। रिटायर्ड जो हमारे लोग एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं उनको एज ए एम्प्लॉय भी, एज ए लोग पार्टनर भी लोग लेकर जाते हैं। पर बिहार के अंदर हम चाहते हैं कि इंस्टेड वो बिहार छोड़ कर के किसी और स्टेट में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमारे पास बिहार स्टेट में कम है, वो इंडस्ट्रीज़ क्योंकि मुंबई में, गुड़गांव, बेंगलोर, तो अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं। तो MSME जैसे डायरेक्टर ने बताया हमारे को, और लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से MSME उसी स्टेट के अंदर यहाँ पर
नई बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं, लोगों को ग्रास रूट लेवल के ऊपर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे ये जो एक्स सर्विसमैन है ये इस जगह पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि हमारे बिजनेस हमारे ही एक्स सर्विसमैन जिस कस्बे के हैं, जिस टाउन के हैं, जिस लोकेलिटी के हैं, जिस सिटी के हैं, वहाँ पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उसी जगह के ऊपर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और एक एज अ गुड सिटीज़न और एज ए गुड एंटरप्रेन्योर वहाँ का जो एनवायरनमेंट और जो कॉमर्स एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा MSME और बिहार इंटरमीडिएट सेंटर हमने एक वर्किंग मैकेनिज़्म वर्कआउट करने का एक प्लान किया था। तो उसके अंतर्गत एज ऑफ नाउ हमारे लास्ट बैच, क्योंकि हर महीने लगभग 100 लोग हमारे पास से रिटायर होते हैं, तो लास्ट बैच जो रिटायर हुआ था उसमें से 4 एक्स सर्विसमैन ने एंटरप्रेन्योर बनने का विश दिखाया है और वो इस बैच की ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट भी कर दी है और उम्मीद करते हैं कि उनका जो लोन सैंक्शन है और जो उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा एंड दे विल बी दी फर्स्ट बैच जो हमारे पास से एंटरप्रेन्योर बन के MSME के अम्ब्रेला के अंदर काम करना शुरू करें। और उनकी सक्सेस देखते हुए जो हमारे पास हर महीने लगभग 100 लोगों का बैच आता है, तो उसमें से 3-4-5 लोग मोटिवेट होंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन बिहार और वो जो कि एक्स सर्विसमैन उसको लीड कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर ओवरऑल प्लान। इससे एक्स सर्विसमैन का पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, सोसाइटी में मैच्योर लोगों का बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ जाते हैं एंड ओवरऑल ग्रोथ तो सोसाइटी का तो उस जगह का होता ही होता है जब वहाँ पर अच्छे बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्स सर्विसमैन की जो अच्छी बात ये है कि दे आर ऑल पेंशन, सबको पेंशन मिल रही है, दे आर पेंशनर्स और उनका जो डिलीजेंस जो आप बोलते हैं वो सारा का सारा आर्मी ने पहले से ही किया हुआ है, ऑलरेडी वेरीफाइड है और वेरीफाइड भी है। उसके अलावा उसको लाइक ही जस्ट सेड क्योंकि उसको पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफिस से उनकी पेंशन मिल रही है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन उस तरीके से कवर्ड है। तो बैंक्स के लिए भी एक ईजी मैकेनिज्म, बैंक से भी ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कुछ हैंकी पैंकी उस इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा जो कि शायद किसी और जगह पे किसी एक रैंडम आदमी को पिकअप करने के समय पे मिल सकता है। तो विद दैट होप कि बैंकर्स को भी इशू नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन तो डेफिनेटली सारी की जाएगी बट इट विल बी लिटिल ईजियर फॉर द बैंकर्स ऑल्सो। तो दैट इज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो हमने स्टार्ट किया है जॉइंटली ये इट विल गो अहेड एंड वी विल हैव लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कमिंग इन द बिहार स्टेट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। सो दैट इज anyone has any question to ask me, you can ask. Any bankers for that? थैंक यू कर्नल चौहान। Thank you. उन्होंने जो बातें बताई बड़ा डीप रूटेड बातें हैं, क्योंकि बैंक के साथ जो मैं देखता हूँ जो एक प्राइमा फेसी कंसर्न होता है वो ये होता है कि हाउ कैन आई गेट द ट्रस्ट विद द एंटरप्रेन्योर्स। ये सबसे बड़ा बैंक का कंसर्न होता है और ये होना भी चाहिए बिकॉज दैट इज़ द पब्लिक मनी। और वो जो प्राइमा फेसी कंसर्न है ट्रस्ट का वो आपके डिफेंस में वो चीज़ें मीट कर जाती हैं। तो फर्स्ट एंड बिगेस्ट हर्डल जो है they have already crossed when he contact you as a entrepreneur for getting आइए अजीम साहब आइए बैठिए। तो मैं अपने अजीम साहब SBI झा साहब का भी स्वागत करता हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ा सा ठीक है आपने आए और आपकी जो डायनामिज्म है वो काबिल तारीफ है। तो जो कंसर्न है डिफेंस का वो कंसर्न आपको एक प्लस पॉइंट देगा जिससे कि आप उनके प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने में आपको सहूलियत प्रदान करेगा। और दूसरी बातें जो हैं जो उन्होंने बताया कि जो भी डिफेंस वाले होते हैं उनका जो घर होता है वो घर भी एक तरह का आपको एश्योरेंस क्रिएट कर देगा कि देखिए इनका घर है, ज़मीन है। और दूसरी है कि ये लोग एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हो जाते हैं अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के, है ना, और बड़ा प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये सब चीज़ भी आपके प्रोजेक्ट में काउंट होता है। और जब ये सब बातों को लेकर अब आप आगे चलेंगे तो क्योंकि इनका जज्बा जो होता है वो सलाम करने वाला होता है, उससे प्रोजेक्ट को ये सीधी दिशा में ले जाने में सक्षम होता है। तो
मेरा तो यही अपील है कि आप लोग इनको ब्रॉड एंड ओपन नज़रिए से देखें। दूसरा चीज़ है कि मैं कल देख रहा था एक डेटा जिसमें था कि आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर 1000 में 100 आदमी MSME लगाए हुए हैं। Each 1000 person is opening out of 1000 person 100% माने 99% is opening MSME, so it is highest in the world। 1000 पे 100 आदमी MSME वहाँ लगाए हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारी लगभग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया हम, तो हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के लगभग है, लेकिन हमारे पास यूनिट की संख्या लगभग 6 करोड़। तो आप समझिए कि बहुत पीछे हैं स्वीडन से या और दूसरे कंट्री से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें MSME को थोड़ा हाइप देना होगा, एक ट्रेडिशनल व्यू से नहीं देखना होगा। ट्रेडिशनल व्यू का मतलब है मैं उसके क्रेडेंशियल्स को चेक कर रहा हूँ, लेट इट टेक इट्स ऑन टाइम, दैट शुड नॉट बी, दैट शुड। उससे क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर के एनर्जी भी थोड़ी सी कमी हो जाती है और नेशन के प्रॉस्पेरिटी पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम एक ओपन साइट करके देखें कि MSME कितना जल्दी बढ़ावा दे सकता है। और ये बात ठीक है, हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, बट दूसरा साइट ये भी है कि हम सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे जो भी प्रोडक्शन होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे या जो भी सर्विसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे यहाँ। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज का कंजम्पशंस अगर होता है MSME से तो वो MSME चलेगा ही चलेगा, देयर इज नो सेकंड थॉट। तो ये सब परिप्रेक्ष्य में हम लोग को देखना होगा और देख के फिर हमको आगे बढ़ाना होगा। हमारा वी आर नॉट द अथॉरिटी टू ग्रांट द लोन, वी आर नॉट अथॉरिटी टू टेल बैंक्स कि भाई इसको आप लोन दीजिए, बट वी आर द वेल मेंटर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव बीन designated as a well mentors. We can tell our Ministry of MSME, yes, this bank is doing good work, this bank is doing. Nowadays we have got the national award form in which we bank also will get the national award, MSME award from our honorable Prime Minister। वो आ गया है हमारे पास, मैं सारे बैंकर्स को भेज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं आजाद जी, वो आ गया है, सारे बैंकर्स को मैं भेजूंगा, वो आ गया है नहीं, हाँ सारे बैंकर्स को मैं भेजूंगा। उसमें MSMEs के लिए कौन बैंक सबसे अच्छे काम कर रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा और उसको प्रधानमंत्री के द्वारा विज्ञान भवन में अवार्ड दिया जाएगा। तो बैंकर्स के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले बार स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार को पूरे भारतवर्ष में दूसरा अवार्ड मिला था अच्छे काम MSME में अच्छा काम करने के लिए, जो हम लोगों ने उनको पुश एंड पुल करके प्रधानमंत्री से अवार्ड दिलवाया। तो बैंकर्स शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। बैंकर्स से विदाउट बैंकर्स MSME का कंसेप्शन या एस्टेब्लिशमेंट या ये सब चीज़ थोड़ा सा बचकाना टाइप लगता है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं तो जहाँ भी जाता हूँ यही बोलता हूँ कि मेरे पास अगर पैसा भी है तो भी मैं बैंक से लोन लूँगा। ये बिल्कुल कंसेप्ट है। अगर बैंक लोन नहीं देगी तो बैंक तो अपने आप घाटे में चली जाएगी। बैंक अगर लोन नहीं देगी तो बेचारा इंटरेस्टेड है, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो अच्छा, दूसरी बात है कि अगर बैंक हमें लोन देती है और उसका हम रिपेमेंट करते हैं तो मनी मेक्स मनी, वो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो हम अगर सक्षम हैं भी तो भी हमें बैंक से लोन लेना चाहिए। और हमारे ऊपर जैसे देश का कर्ज है तो बैंक का कर्ज है तो क्या दिक्कत है, वी आर वेरी हैप्पी टू बी लोनी ऑफ बैंक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैंक से लोन लेना चाहिए और बैंकर्स आर वेरी लीनियंट टू गिव द लोन। मैं बताऊं, जब मैं नागपुर में था, मैं आई यूज्ड टू टेल दिस स्टोरी ऑन फोरम। मैं जब नागपुर में था तो वहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया जो ट्रैक्टर बनाता था। वो बोला कि वो बोला नहीं, ही हैज गिवन द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर कि मैं ये ट्रैक्टर बना रहा हूँ, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है और जो बैंकर्स लोन देना चाहें लेट अप्लाई। सो सी, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। बैंकर्स फिर अप्लाई कर रहा है उनके पास कि भाई मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहेगा, इस पर आप मैं आपको लोन देने के लिए तैयार। सो इट इज टू वे, बोथ द वेज इट इज रनिंग लाइक दिस। बट ठीक है।